अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। थैंक यू सो मच, आपने बहुत सारे मुझे कमेंट किए। मैंने जो MCQs आपके लिए इकट्ठे किए थे, तो आज फिर मैंने आपके लिए 5 MCQs करे हैं, तो वो देख लेते हैं। मैंने फिर अब ये मेरा चौथा पार्ट है MCQ का ना, तो मैंने सीरीज़ कर दिया, जैसे सीरीज़ 4। तो पहले दो में तो मैंने 1 से लेके 5 तक किया था, दूसरे में भी 1 से लेके 5 तक कर दिया था। तो उसको आप एज्यूम कर लें बस 6, 7, 8, 9, 10। तो अब मैं नंबर कर दूँगी उनको ना, ताकि पता चल जाए कि कितने सारे हो चुके हैं। ठीक है, तो प्लीज़ आप ज़रूर मुझे कमेंट लिखिएगा, और अगर आपको अच्छा लग रहा है मेरा चैनल तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, तो हमारा MCQ है 15 हम कर चुके हैं, तो 16 मैंने आपके लिए निकाला था, वही न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन से, October 12, 2021। अच्छा, लास्ट टाइम मुझसे एक मिस्टेक हो गई थी और मैंने ओवरलुक कर दिया उसमें, कि मैंने मेरा ख्याल अक्टूबर 2022 मैंने लिख दिया, वो 2021 है। तो उसकी करेक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अभी तो आया नहीं अक्टूबर 2022। ठीक है, तो ये है October 12, 2021 का। इसमें उन्होंने पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेक्स्ट स्टेप इज मोस्ट अप्रोप्रिएट इन केस ऑफ अ 71-year-old मैन with type 2 diabetes and history of tuberculosis exposure, who is found to have a 15 millimeter area of induration 48 hours after purified protein derivative test is placed on his forearm. Number 1, order a chest radiograph. B option है, perform a 2-step tuberculin testing. C है, treat with rifampin for 4 months. D है, perform an interferon gamma release assay. अब इसमें से आप देख लें कि कौन सा है। मतलब 71-year-old मैन है, टाइप 2 डायबिटीज़ है उसको, और ट्यूबरक्लोसिस के साथ उसका एक्सपोजर हो गया है, और उसने जब PPT अपना कराया ना, मेंटॉक्स टेस्ट, को 15 मिलीमीटर एरिया ऑफ इंड्यूरेशन आ रहा है, यानी कि पॉजिटिव आ रहा है। तो आप क्या करेंगे, चेस्ट रेडियोग्राफ कराएंगे, परफॉर्म अ 2-स्टेप ट्यूबरकुलिन टेस्टिंग करेंगे, या ट्रीट विद रिफैम्पिन। अच्छा, ट्रीट विद रिफैम्पिन फॉर 4 मंथ्स, परफॉर्म एन इंटरफेरॉन गामा रिलीज ऐसे, और ट्रीट विद आइसोनाइजिड फॉर 6 मंथ्स। नीचे ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका जवाब जो है ना, क्योंकि उसको अभी ट्यूबरक्लोसिस का आपको पता नहीं है, मतलब ये कि उसको सिर्फ एक्सपोजर हुआ है, डायबिटिक है वो, और PPT पॉजिटिव आ रहा है। करेक्ट ऑप्शन इसका A है, ऑर्डर अ चेस्ट रेडियोग्राफ। तो की लर्निंग पॉइंट इसमें ये है, नेक्स्ट स्टेप इन द एवेलुएटिंग अ पेशेंट विद पॉजिटिव प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव स्किन टेस्ट इज टू ऑब्टेन अ चेस्ट रेडियोग्राफ टू डिटरमिन वेदर द इंडिविजुअल हैज एक्टिव पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस और नॉट। जाहिर बात है कि हमसे अगर प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव का टेस्ट जो है, ट्यूबरकुलिन टेस्ट, वो पॉजिटिव आ रहा है, तो उस बेसिस पे तो हम नहीं उसको ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देंगे कॉन्टैक्ट ट्यूबरक्लोसिस की। हमें तो नहीं पता उसको एक्टिव है या नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे यहाँ तो सबको BCG लगा हुआ होता है, तो उसमें तो पॉजिटिव आ ही जाएगा। तो आप बगैर उसके कंफर्म किए हुए तो आप उसका ट्रीटमेंट ना आइसोनाइजिड से करेंगे, और ना जो है वो उससे करेंगे, रिफेम्पिन से करेंगे। ट्रीटमेंट आप करेंगे नहीं जब तक आप चेस्ट एक्सरे में ना देख लें। ठीक है, तो कोई टूल तो नहीं है ना, मेंटॉक्स टेस्ट कोई टूल तो नहीं है डायग्नोस्टिक। सही है। डिटेल फीडबैक उन्होंने क्या किया, द फाइंडिंग ऑफ अ 15 मिलीमीटर एरिया ऑफ ड्यूरेशन आफ्टर प्लेसमेंट ऑफ अ प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव स्किन टेस्ट इज कंसिस्टेंट विद द डायग्नोसिस ऑफ आइदर लेटेंट और एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस। और हमारे यहाँ जो है उसमें क्या हो सकता है कि वैक्सीनेटेड भी है पेशेंट। ये तो इंग्लैंड का है, तो जाहिर बात है ये तो नहीं लिखेंगे। अ चेस्ट रेडियोग्राफ कैन डिटरमिन वेदर एन इंडिविजुअल हैज एविडेंस ऑफ एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस इवन इन द एब्सेंस ऑफ सिम्पटम्स। ठीक है, ट्रीटमेंट विद एंटी ट्यूबरकुलोस एजेंट्स एज रिफैम्पिन और आइसोनाइजिड इज नॉट अप्रोप्रिएट अंटिल अ डायग्नोसिस इज एस्टैब्लिश्ड। 2-step tuberculin testing would be performed in patients whose tuberculin reaction may have waned, someone with remote exposure to tuberculosis agent. In this case, the individual already has a positive PPT test, skin test. अगर आपको है कि वो नहीं आ रहा है, तो NR की जिसे कहते हैं, तो उसके लिए हम 2-step
ट्यूबरकुलिन टेस्ट करते हैं, लेकिन इसमें तो ऑलरेडी पॉजिटिव आ गया तो उसमें क्या ज़रूरत है आपको, उसमें तो बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट है. It is recommended that interferon gamma release assays be used in place of tuberculin testing. However, the assay is not required in this case because PPD skin test is positive. अब या तो आप PPD skin test कराएं या फिर interferon gamma release assay कराएं. अब जब एक चीज़ वो दोनों एक मतलब क्या एक करा रही है दूसरा करा रही है, तो जब एक पॉजिटिव आ गया तो दूसरा करके आपने क्या करना है. The presence of type 2 diabetes increases the risk for activation and is an additional indicator that treatment is likely to be ultimately appropriate. ठीक है, तो अगर चेस्ट एक्सरेज का पॉजिटिव आपको उसमें एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस नज़र आ रही हो, डायबिटिक भी है, तो आपने ट्रीटमेंट देना है, अदरवाइज नॉट. ठीक है, तो ये तो काफ़ी आसान सा था. अब MCQ 17 है, इसको मैंने लिया है September 9, 2021, न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन. Which is the most appropriate next step in evaluating a patient with bronchial carcinoid tumor who presents with symptoms of hyperglycemia and is found to have hypokalemia. ठीक है, कार्सिनॉइड ट्यूमर्स आपने पढ़े होंगे, न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर्स जो होते हैं. ठीक है, तो उसके बारे में उन्होंने पूछा है कि कार्सिनॉइड ट्यूमर है एक पेशेंट को और उसको अब हाइपरग्लाइसीमिया हो रहा है और हाइपोकैलेमिया भी है, उसको इलेक्ट्रोलाइट पैनल कराएं तो अब नेक्स्ट अप्रोप्रिएट स्टेप कौन सा होगा उसको एवेल्युएट करने के लिए. नंबर ए ऑप्शन है स्टूल फैट एस्टिमेशन, बी ओवरनाइट डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट, सी ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन, डी सीरम पैराथायरॉइड हार्मोन रिलेटेड पेप्टाइड लेवल एंड ई एंटी हू एंटीबॉडी. कौन सा करें? करेक्ट ऑप्शन इसका बी है, यानी कि ओवरनाइट डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट कराएंगे आप इसका. की लर्निंग पॉइंट क्या है? द बेस्ट लेबोरेटरी टेस्ट टू डायग्नोस एन एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन एसोसिएटेड पैरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम is an overnight dexamethasone suppression test for a 24-hour or a 24-hour urinary pre-cortisol test. अब इसको आप देखें यहाँ पे कि इसको हो क्या रहा है, कार्सिनॉइड ट्यूमर है, यानी कि पैरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम जो बहुत सारे हो रहे होते हैं ना, जिसमें हाइपरग्लाइसीमिया हो रहा है और हाइपोकैलेमिया है. तो इससे आपको पता चल रहा है कि शायद इसको क्या हो रहा है, इसको सॉरी एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन रिलीज हो रहा है इसका. ठीक है, और उसकी वजह से जो है ना इसको हाइपरग्लाइसीमिया हुआ है और तो इसका जो है और हाइपोकैलेमिया भी है. तो डेक्सामेथासोन ओवरनाइट डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट या फिर 24 आवर यूरिनरी प्री कॉर्टिसोल टेस्ट वो कराएंगे. डिटेल फीडबैक उन्होंने क्या दिया है? द पेशेंट्स फाइंडिंग्स आर कंसिस्टेंट विद कॉर्टिसोल एक्सेस from the adrenocorticotropic hormone associated paraneoplastic syndrome. Bronchial carcinoid tumors are among the most common causes of paraneoplastic Cushing syndrome. ठीक है, क्योंकि हाइपोकैलेमिया भी हो रहा है, कॉर्टिसोल एक्सेस हो रही है, तो इसलिए. ठीक है, और जो पैरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम एसोसिएटेड विद कार्सिनॉइड, ब्रोंकियल कार्सिनॉइड इन्होंने बोला हुआ है ना, हाँ ब्रोंकियल कार्सिनॉइड, तो उसमें सबसे कॉमन जो है ना वो ये वाला एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक की एक्सेस का एसोसिएटेड पैरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम होता है. ठीक है, कुशिंग सिंड्रोम इज ऑफ्टन एसोसिएटेड विद हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपोकैलेमिया एंड मेटाबॉलिक एल्कलोसिस. ठीक है, कुशिंग सिंड्रोम इज डायग्नोज्ड बाय डेमोन्स्ट्रेटिंग hypercortisolemia through performance of an overnight dexamethasone suppression test, measurement of 24-hour urinary free cortisol or measurement of a midnight salivary cortisol. ये इन तीन में से आप कोई एक कर सकते हैं कंफर्म करने के लिए. At least 2 of these tests are generally performed before confirming a diagnosis of Cushing syndrome. For the overnight dexamethasone test, the morning cortisol level is checked after administering 1 milligram of dexamethasone at 11 p.m. the night before. The differential diagnosis of Cushing syndrome can be narrowed by measuring serum adrenocorticotropic hormone
and elevated levels indicate either Cushing disease, pituitary adenoma और ectopic hormone production. अब एंटी-यू एंटीबॉडीज जो है ना वो क्यों नहीं कराएंगे? अब एंटी-यू एंटीबॉडीज आर पॉलीक्लोनल immunoglobulin G antibodies directed against proteins of WHO antigen family. They are associated with paraneoplastic sensory neuropathy and encephalomyelitis, most commonly in small cell lung cancer and rarely in sarcoma and neuroblastoma. Parathyroid hormone related peptide is commonly secreted by tumors. Its measurement is not indicated in the absence of hypercalcemia. अब hypercalcemia तो उन्होंने कोई दिया हुआ नहीं है इसमें, तो जाहिर बात है कि अगर वो पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम आपको नहीं मिल रहा है तो पैराथायरॉइड हार्मोन कराने की तो कतई जरूरत नहीं है. Although the glycated hemoglobin level can indicate the degree of hyperglycemia, it will not clarify the cause of hyperglycemia. Stool fat estimation is a diagnostic test for fat malabsorption conditions, not paraneoplastic syndrome. तो आप ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन कराएंगे भी तो मतलब उससे आपको कोई हेल्प तो नहीं मिलेगी ना डायग्नोसिस करने के लिए. इवेंचुअली आप कर लेंगे कि भाई कब से उसको चला आ रहा है हाइपरग्लाइसीमिया, लेकिन उससे आपको कोई कॉज का पता नहीं चलेगा. उस स्टूल फैट एस्टिमेशन तो बिल्कुल नहीं कराएंगे क्योंकि मेल एब्जॉर्प्शन का तो इसमें कोई पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम में कुछ होता ही नहीं है फैट मेल एब्जॉर्प्शन. अब हम 18 देख लेते हैं एमसीक्यू. रेफरेंस वही है August 31, 2021, न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन. Which one of the following next step is most appropriate for a 19-year-old woman who has ingested iron pills in a suicide attempt, who is currently intubated and requiring vasopressor support for respiratory failure and shock, and whose abdominal radiograph does not show any radio-opaque pills? ठीक है, तो ए इसका ऑप्शन है इनिशिएट डाइमरकैप्टो सक्सिनिक एसिड इन्फ्यूजन, बी है परफॉर्म गैस्ट्रिक लवाज, सी है एडमिनिस्टर एक्टिवेटेड चारकोल, डी है परफॉर्म होल बाउल इरिटेशन, और ई है इनिशिएट डेफिरॉक्सामीन इन्फ्यूजन. तो इसमें से आप क्या करेंगे? मतलब एक यंग वुमन है 19 ईयर ओल्ड जिसने सुसाइड अटैम्प्ट कर ली है और आयरन पिल्स उसने खा लिया और इतनी उसकी बुरी हालत है, आप इंट्यूबेटेड हुई हुई है, वो वेसोप्रेसर सपोर्ट लगी हुई है, रेस्पिरेटरी फेलियर और शॉक में वो चली गई है और एब्डोमिनल रेडियोग्राफ कराया है तो उसमें कोई रेडियो ओपेक पिल नज़र नहीं आ रही. इसका मतलब है कि सब एब्जॉर्ब हो चुकी हैं उसको. ठीक है, तो क्या करेंगे? करेक्ट ऑप्शन इसका है इनिशिएट डेफिरॉक्सामीन इन्फ्यूजन, क्योंकि आयरन उसको इतना सारा एब्जॉर्ब हो गया है तो आप उसको कीलेशन करेंगे आयरन क्लीनेशन डेफिरॉक्सामीन से. की लर्निंग पॉइंट क्या है? इन पेशेंट विद एक्यूट आयरन पॉइजनिंग रिक्वायरिंग कीलेशन थेरेपी द कीलेशन एजेंट ऑफ चॉइस इज डेफिरॉक्सामीन. ठीक है, अब डिटेल फीडबैक इन्होंने दिया है. आयरन पॉइजनिंग अकर्स इन अ सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस. Within 6 hours after ingestion, patient may present with hemorrhagic gastrointestinal symptoms related to iron's direct effect on the mucosa. Symptoms may appear to improve during the period from 6 to 12-hour period. However, multi-organ failure can develop, characterized by a combination of seizures, altered mental status, metabolic acidosis, and liver injury. The risk of systemic toxicity correlate with the quantity of ingested iron. तो इसमें उन्होंने दिया हुआ नहीं है कितनी क्वांटिटी ली है, लेकिन उससे आप अंदाज़ा लगा लें कि उसकी जो हालत है उसने बहुत ज़्यादा पिल्स खाई होंगी. ठीक है, क्योंकि उसको रेस्पिरेटरी फेलियर हो रहा है, मल्टी ऑर्गन फेलियर, शॉक पे भी वो जा रही है, इंट्यूबेटेड हुई भी है वो. Patients who have ingested more than 40 mg per kilogram of elemental iron or who demonstrate symptoms of iron toxicity at any ingestion threshold typically need active management. In addition to supportive care, chelation therapy and gastrointestinal decontamination are appropriate. अब gastrointestinal decontamination का तो टाइम गुजर चुका है ना, क्योंकि उन्होंने एक्सरे किया है तो उसमें कोई रेडियोपेक पिल तो नजर आ नहीं है. ठीक है, chelation therapy with deferoxamine should be initiated when there is history of known iron ingestion and the patient has signs of hypovolemia or shock, lethargy, coma, persistent vomiting or diarrhea. An anion gap metabolic acidosis, a significant number of pills on abdominal radiograph, or a serum iron level greater than 500 microgram per deciliter. Deferoxamine is most effectively given as an infusion and it can be stopped when the shock and acidosis resolve. ठीक है,
अगर हाइपोवॉल्यूमिया और शॉक हो रहा है उसको और ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो फिर आपने कीलेशन ही करनी है डिफरऑक्सीमीन से। कब तक करनी है? जब शॉक और एसिडोसिस रिजॉल्व हो जाए। प्रोलॉन्ग इन्फ्यूजन फॉर मोर देन 24 hours carries a risk for development of acute respiratory distress syndrome. Every effort should be made to find what iron preparation the patient ingested and to solicit the advice of a toxicologist or a regional poison control center for assistance with diproxamine dosing. अभी तो इंग्लैंड में होगी ना ये सहूलत, हमारे पास तो नहीं है। वैसे जेपीएमसी में तो एक पॉइजन कंट्रोल सेंटर है, लेकिन हम अपना खुद ही करते हैं ना। ठीक है। डाइमरकैप्टोसक्सिनिक एसिड इज अ कीलेटर यूज्ड इन केस ऑफ लेड, आर्सेनिक और मरकरी पॉइजनिंग बट नॉट इफेक्टिव फॉर आयरन पॉइजनिंग। ये याद रखें फिर आप। ठीक है। तो ये जो है ना, है तो कीलेटर, लेकिन लेड, आर्सेनिक और मरकरी के लिए यूज होता है, आयरन के लिए नहीं होता। अच्छा, फिर उन्होंने बताया कि गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिकंटामिनेशन शुड बी परफॉर्म्ड कॉन्करेंटली विद कीलेशन थेरेपी इफ एन abdominal radiograph reveals presence of the unabsorbed iron pill. The absence of pills on radiograph could reflect that pills have already been ingested or that liquid iron solutions were ingested, in which case gastrointestinal decontamination is not recommended. If the pills are present in the stomach on the radiograph, gastric lavage can be attempted. Whole bowel irrigation, the most effective means of contamination, should be performed if pills are still present after vomiting or attempting gastric lavage. अब हम लोग, मुझे तो नहीं पता क्या रेडियोग्राफ उसी वक्त, मैंने तो कभी नहीं सुना कि करा रहे हो, तो हम तो फिर पॉइजनिंग की जैसे ही वो होती है गैस्ट्रिक लवाज भी कर देते हैं और होल बाउल इरिगेशन करा देते हैं। ठीक है। एक्टिवेटेड चारकोल भी दे देते हैं बगैर देखे हुए कि उसमें इंजेस्टेड पिल्स नज़र आ रही हैं नहीं। अगर नहीं आ रही हैं, मतलब इनका कहना है अगर नहीं आ रही हैं रेडियोपेक पिल्स, तो आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है। Activated charcoal does a poor job of absorbing iron. It is not therefore recommended for gastrointestinal decontamination. तो उसमें आयरन एब्जॉर्ब, अगर किसी ने आयरन इंजेस्ट की है तो एक्टिवेटेड चारकोल भी देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो एब्जॉर्ब ही नहीं करता आयरन को। ठीक है। तो आपने 10,000 दफ़ा तो दिया होगा एक्टिवेटेड चारकोल जब आते हैं पेशेंट पॉइजनिंग के, है ना। Syrup of ipecac has not been shown to be effective for gastrointestinal decontamination. Furthermore, inducing an intubated patient to vomit is not advised. अब तो वैसे भी ipecac या मतलब इमेटिक तो देते भी नहीं हैं, तो इसमें तो बिल्कुल ही इंट्यूबेटेड पेशेंट है, आप वॉमिट कराएंगे, उसको रेस्पिरेशन हो जाएगी, पता नहीं क्या क्या हो जाएगा, तो कोई करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट है MCQ 19। रेफरेंस लिया मैंने August 24, 2021, न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन। Which one of the following combination is most appropriate pharmacologic first step in managing a young man who used intravenous cocaine within the past few hours and now presents with agitation, a blood pressure of 210 by 136 millimeter of mercury, chest pain, and electrocardiogram that reveals only tachycardia? A है lorazepam and nitroglycerin, B है levitalol and nitroglycerin, C है diltiazem, D है metoprolol and nitroglycerin, E है propranolol and nitroglycerin। क्या करें? मतलब एक यंग मैन है, इंट्रावीनस कोकेन उसने ले ली है पास्ट फ्यू आवर्स पहले, और अब जो है बहुत ज़्यादा एजिटेशन और ब्लड प्रेशर जब उसका देखा गया तो वो बहुत ही हाई है, 210 136 है, चेस्ट में उसको पेन हो रहा है, इलेक्ट्रोकार्डियो जो है वो ओनली टैकीकार्डिया रिवील कर रहा है। तो उसमें से आप क्या चीज़ करेंगे बताएं? करेक्ट ऑप्शन ए है इसका, यानी कि लोराज़ेपैम एंड नाइट्रोग्लिसरीन। पहले इसकी आप जो है ना वो एजिटेशन इसकी कंट्रोल करें, और नाइट्रोग्लिसरीन जो है उससे आप इसका ब्लड प्रेशर नीचे लाएं, यानी कि कंट्रोल रिडक्शन इन द ब्लड प्रेशर। की लर्निंग पॉइंट क्या है? फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फॉर कोकेन एसोसिएटेड चेस्ट पेन कंसिस्ट ऑफ बेंजोडाइज़ेपिन आइदर अलोन और इन कॉम्बिनेशन विद नाइट्रोग्लिसरीन। डिटेल फीडबैक क्या है? पेशेंट विद कोकेन इंटॉक्सिकेशन फ्रीक्वेंटली प्रेजेंट विद चेस्ट पेन एंड हाइपरटेंशन।
They should be evaluated for the presence of acute coronary syndrome as would any patient who presents in this manner. Aortic dissection should also be included in the differential diagnosis. For treatment of chest pain, hypertension and agitation that are associated with acute cocaine use, the use of a benzodiazepine such as lorazepam and nitroglycerin is generally recommended. There is concern that beta blockade will result in unopposed alpha-adrenergic effects with exacerbation of coronary vasoconstriction. तो वो आप नहीं देंगे इसको. Although the clinical importance of this effect is controversial, most experts recommend avoiding beta blockers such as propranolol or metoprolol during the hours after cocaine use. Labetalol has both beta and alpha-adrenergic blocking agents effects, but evidence to support its safety in the treatment of patients with cocaine-related chest pain is lacking. ठीक है, तो आप बीटा ब्लॉकर नहीं देंगे. The calcium channel blocker diltiazem might lower blood pressure and reverse coronary vasoconstriction in this case, but if used, it should be paired with benzodiazepine. अलग से आप नहीं देंगे, दे सकते हैं आप, लेकिन उसको बेंजोडायजेपिन के साथ दीजिए. ठीक है, सही है. अब लास्ट है हमारा MCQ नंबर 20. रेफरेंस मैंने लिया है 19 अगस्त 2021 न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन. इसमें उन्होंने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्नोसिस मोस्ट लाइकली इन अ 20-year-old वुमन हु रिपोर्ट्स 4 days ऑफ प्रोग्रेसिव राइट साइडेड विजन लॉस, whose history is significant for 2 weeks of gait imbalance 1 year ago that resolved spontaneously, whose right eye examination reveals an enlarged blind spot and an afferent pupillary defect with a sharp, crisp optic disc, and who is otherwise healthy. हिस्ट्री से ही डायग्नोसिस समझ में आ रही है ना, तो बहुत ही आसान है. मतलब इसमें देखें आप, ए नॉन आर्टेराइटिक एंटीरियर इस्केमिक ऑप्टिक न्यूरोपैथी हुई भी है उसको, बी है माइग्रेन विद ऑरा हुआ है, सी है ऑक्सीपिटल लोब स्ट्रोक, डी है लेबर हेरिडिटरी न्यूरोपैथी, ई है मल्टीपल स्क्लेरोसिस. अब आपको हिस्ट्री देखने की जरूरत है. देखें, यंग वुमन है 28 ईयर ओल्ड की, 4 days से राइट साइडेड विजन लॉस हो रहा है उसका प्रोग्रेसिव, और सिग्निफिकेंट हिस्ट्री दे रही है कि 1 साल पहले उसको 2 वीक के लिए गेट इम्बैलेंस हो गया था और खुद ब खुद ठीक हो गया. whose right eye examination reveals enlarged blind spot है, afferent pupillary defect है with sharp crisp optic disc. तो क्या होगा इसका मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस? तो वो समझ में आ रहा है ना. करेक्ट ऑप्शन ई है, यानी कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस. की लर्निंग पॉइंट क्या है? द क्लासिक डायग्नोसिस ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस requires symptoms occurring in different parts of central nervous system and as discrete episodes separated by at least 30 days. यानी कि डिफरेंट पार्ट्स में आपको फोकल न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट्स मिल रहे हैं और जो उनमें ड्यूरेशन है वो एटलीस्ट 30 डेज का है. ठीक है, तो फिर आप बनाते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस की डायग्नोसिस. डिटेल फीडबैक देखें उन्होंने क्या दिया. द पेशेंट प्रेजेंट्स विद यूनिलैटरल ऑप्टिक न्यूराइटिस, अ कॉमन कंडीशन फाउंड इन पीपल विद मल्टीपल स्क्लेरोसिस. Although visual field loss is the cardinal symptoms of optic neuritis, pain with eye movement is another common symptom. Other typical symptoms of MS include focal supratentorial syndrome, focal brainstem or cerebellar syndrome and partial myelopathy. ये भी हो सकता है उसके साथ. ठीक है. Historically, MS has been diagnosed on the basis of patient-reported symptoms as well as objective findings that reflect focal or multifocal inflammatory demyelinating events in the central nervous system. Diagnosis requires that the patient have at least 2 discrete clinical events that were disseminated in time, lasting at least 24 hours each and separated by a period of at least 30 days. यानी कि 24 आवर्स तक वो रहा हो, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली स्पॉन्टेनियसली रिजॉल्व हो जाता है. तो उससे आप पूछें पेशेंट से कि जब जो भी उसको सिम्टम हुआ था, जैसे उसको गेट इम्बैलेंस हो रहा था, कितनी देर में ठीक हुआ था. ठीक है, अगर वो कहे कि भाई 1 दिन के बाद, 2 दिन के बाद, तो फिर आप बना सकते हैं. और फिर जो दूसरी एपिसोड हुई है उसमें आप ये हिस्ट्री में पूछें कि उससे कितने दिन के, एटलीस्ट 30 डे का फर्क होना चाहिए.
अब इसमें तो 1 साल पहले हुआ था ना, उसको तो बन गई है. एंड ऑल्सो डिसमिनेटेड इन स्पेस विद सिम्टम्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम एटलीस्ट 2 different CNS sites. This patient would have met the diagnostic criteria as her prior episode of ataxia suggests a lesion in the brain or spinal cord separated in time and space from current presentation of optic neuritis. ठीक है, पहले उसको ataxia हुआ था 1 साल पहले, और अब जो है इसको optic neuritis हुआ है. More recently, the diagnostic criteria for MS has been updated and requirement for 2 different neurologic events separated by 30 days has been eliminated. A diagnosis of MS can now be made in patients who have only one clinical event if they also have either a MRI finding demonstrating dissemination in space or cerebrospinal fluid analysis demonstrating the presence of oligoclonal bands unique to the central nervous system. तो मतलब हम उसको, अगर पेशेंट हिस्ट्री नहीं दे रहा है, पिछला उसको कुछ हुआ था, तो भी अब नई रिकमेंडेशन ये है कि MS की डायग्नोसिस आप बना सकते हैं. अगर पेशेंट को पहले ही कोई एपिसोड हुआ है तो आप उसमें MRI करा के देख लें, उसमें अगर आपको प्लेक्स मिल रहे हैं, ठीक है, या फिर आप CSF चेक कर लें ओलिगोक्लोनल बैंड के लिए. अगर इन दोनों में से कोई भी चीज़ पॉजिटिव आ रही है तो आप MS की डायग्नोसिस सिंगल एपिसोड ऑफ सिम्टम्स में बना सकते हैं. ठीक है. Ischemic optic neuropathy is caused by ischemia to the optic nerve. Arteritic ischemic optic neuropathy occurs as a complication of arteritis such as giant cell arteritis, whereas non-arteritic ischemic optic neuropathy is idiopathic and occurs in the absence of arteritis, most commonly in older patients with vascular risk factors. Non-arteritic anterior ischemic optic neuropathy, जिसे neon कहते हैं, in addition, neon generally manifests with optic nerve swelling seen as blurring of optic disc margins on fundoscopic examination, which was absent in this patient. ठीक है, तो उन्होंने एक ऑप्शन ये रखा था ना, आर्थराइटिक इस्चेमिक ऑप्टिक न्यूरोपैथी, तो वो नहीं है क्योंकि उसको आर्थराइटिस वगैरह का कुछ सिम्टम्स या उन्होंने कुछ दिया हुआ नहीं है, क्लू कोई नहीं दिया हुआ इसको. ऑक्सीपिटल लोब स्ट्रोक एक ऑप्शन था. इट वुड मैनिफेस्ट विथ हेमीफील्ड विजन लॉस इन बोथ आइज. जाहिर है कि उसमें तो विजुअल पाथवे आपको पता है ना, कि जब वो क्रॉस करता है और ऑप्टिक ट्रैक क्रॉस करता है ऑप्टिक केज़मा में, तो ऑप्टिक रेडिएशन बनाता है ना, तो फिर उसके बाद वो ऑक्सीपिटल लोब में जाता है ऑप्टिक रेडिएशन से. तो इसमें जो है मतलब उसमें तो फिर आपको बाइलेटरल फील्ड ऑफ विजन जो है ना, वो इफेक्ट होगा अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ लीजन के किस जगह पे हुआ है. तो अफेक्टेड पेशेंट would have normal pupillary examination. Stroke would be unlikely in an otherwise healthy 20-year-old woman. ना उसमें कोई रिस्क फैक्टर्स बताए हुए उनके, और उसमें हेमीफील्ड विजन लॉस होगा अगर ऑक्सीपिटल लोब स्ट्रोक है तो वो नहीं हो सकता. Leber hereditary optic neuropathy, which is caused by an uncommon mitochondrial DNA mutation, is associated with optic neuritis that can start anywhere between 1 and 60 years of age. It can be associated with symptoms similar to those of multiple sclerosis, and it is diagnosed by testing for DNA point mutations. Given that approximately 90% of the cases occur in males, this condition would be much less likely than multiple sclerosis in this case. ठीक है, तो 1 to 60 years में कभी भी ये हो सकती है. लेबर हेरिडिटरी ऑप्टिक न्यूरोपैथी माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की म्यूटेशन की वजह से होती है, और ज़्यादातर जो है ये 90% मेल्स में होती है. ये यंग फीमेल है तो इसमें तो अनलाइकली है. Migraine with aura can cause some of the findings noted in this patient's examination, but aura typically lasts no more than 60 minutes, often with coincident migraine headache. In addition, the age of onset for migraine is usually earlier than age 28, and this patient has no prior history of headache noted. कभी कभार मिग्रेन का जो ऑरा होता है ना, उसमें भी फिर विजुअल लॉस की कंप्लेंट पेशेंट कर रहा होता है. ठीक है, तो एक तो इसकी एज अब 28 हो गई है, प्रीवियस कोई हिस्ट्री नहीं है मिग्रेन की, तो और मतलब सिर्फ 1 घंटा
ही और रहता है, फिर उसके बाद मिग्रेन हेडेक होता है, तो इसमें तो कोई ऐसी हिस्ट्री नहीं है जिसमें हम ये डायग्नोसिस बना सकें, तो ये ऑप्शन भी सही नहीं है। ठीक है, तो ये आपके 5 MCQs हो गए आज के। अब आप प्लीज़ मुझे अपना फीडबैक दीजिए, कमेंट्स मुझे ज़रूर लिखें, और मेरे चैनल को अगर आपको अच्छा लग रहा है, कुछ आपको मदद मिल रही है, तो उसको सब्सक्राइब कर दें। और किसी ने मुझे कहा था कि मुझे MCQs भेजेंगे पेपर, उससे शेयर कर लेंगे, लेकिन उन्होंने मुझे भेजा नहीं है। तो कोई भी अगर भेज दे, क्योंकि मेरे पास तो नहीं थे, मैं तो खुद उसमें से निकाल के करने लगी, मुझे कोई आइडिया नहीं है कि अभी किस तरह के आने हैं आपके MCQs। ठीक है, मैं तो ये इसमें देखें आप जितना इसमें डिटेल फीडबैक दिया हुआ है, तो वो इतना अच्छा है। अगर आप इतनी मालूमात उसमें आपको मिल रही है, तो अगर इससे मिलता जुलता भी आ जाएगा, तो ये ऑप्शंस काफ़ी हेल्पफुल हैं आपके लिए। तो जाहिर है बिल्कुल ऐसे ही, तो यही तो नहीं है उठा के वो दे देंगे ना, मतलब। लेकिन ये कि अगर आपको ये चीज़ें पता हों, तो आप बहुत सारे MCQs क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।